विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में चैप्टर नंबर 8 धंधकीय पूंजी के प्राप्तिक स्थान के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। और इसके पहले हमने धंधकीय पूंजी में मालिकी की पूंजी, जो मालिकी स्वरूप की पूंजी होती है, उस स्वरूप में हमने सामान्य अंश, प्रेफरेंस शेयर और संचित लाभ अथवा लाभ का धंधा में पुनः विनियोग के बारे में चर्चा किया। इसके अलावा हमने उधार स्वरूप की पूंजी में ऋण पत्र, बॉन्ड और सार्वजनिक बचत के विषय में चर्चा किया। और अब हमारा अंतिम टॉपिक होता है, वह है वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण। यह भी किस प्रकार का होगा, तो ये उधार स्वरूप की पूंजी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण किस तरह से दिया जाता है, उसके कार्य क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब आपको यहाँ पर समझाना है पहले कि जिस तरह से विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन होते गए, उसी तरह से उद्योग धंधे का विकास भी बढ़ता गया। यानी उद्योग और धंधे का विकास अधिक प्रमाण में होता गया और उद्योग और धंधे का अधिक विकास होने की वजह से दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता हुई। अब दीर्घकालीन पूंजी की जब आवश्यकता हुई, तो इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए व्यक्तिगत निवेशक यानी व्यक्तिगत पूंजी लगाने वाला और व्यापारिक बैंक के बस का नहीं था। यानी वह इस आवश्यकताओं को पूरी करने में असमर्थ थे और इस वजह से दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं यानी विशिष्ट प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ में औद्योगिक विकास पर बहुत बल दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र से स्थापित होने वाले उद्योगों को दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके साथ साथ छोटे और मध्यम आकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से राज्य ने वित्त निगमों की भी स्थापना की। तो अब हमारे पास यहाँ पर दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं का नाम यहाँ दिया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके आपको विस्तृत रूप लिखने को आते हैं परीक्षा में, और साथ साथ इनका नाम भी आपको जानना चाहिए। तो पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसको शॉर्ट में कहेंगे IFCI, इसका शॉर्ट फॉर्म है। फिर इसका विस्तृत रूप होगा तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI का फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल, F से फाइनेंस, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी संस्था है वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आपने सुन रखा होगा इसके बारे में, IDBI बैंक। तो दूसरी संस्था है ये IDBI बैंक। अब इसका संक्षिप्त रूप देखें, इसका विस्तृत रूप क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक या ये संस्था जो है, यह भी दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने का काम करती है। फिर उसके बाद है तीसरे नंबर है भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग निगम। तो आपने बैंक का नाम सुन रखा है ICICI। तो ICICI बैंक जो है उसका शॉर्ट नाम है ICICI और उसका विस्तृत रूप आप करोगे तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बराबर निगम है तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम हुआ। तो ये जो है अपने भारत स्तर या केंद्र स्तर की बैंकें हैं कि जो या संस्थाएं हैं जो दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने का काम करती हैं। दो संस्थाएं इसमें नाम दिया है जो अपने राज्य स्तर की हैं। गुजरात राज्य वित्त निगम अपने गुजरात स्तर की है, GSFC, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इनका भी काम है अपने क्षेत्र, अपने राज्य के अंदर दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना। और उसके बाद एक संस्था है गुजरात औद्योगिक विनियोग निगम, तो GIIC यानी गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने वाली जो प्रमुख संस्थाएं यहाँ पर हमने 5 लिखा हुआ है, तो इनके बारे में इनका नाम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इनका शॉर्ट और विस्तृत नाम भी आपको परीक्षा में लिखने को आ सकता है। अब इनके कार्य समझते हैं।
ये जो बैंकें हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनके कार्य के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला कार्य इसमें लिखा है कि अंश क्रय करके वित्त प्रदान करना। तो ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं जिनको आपने देखा, तो ये वित्तीय संस्थाएं कंपनियों की स्थापना के समय तथा आधुनिकीकरण या विस्तार करना हो उस समय निर्गमित अंश को खरीद लेती हैं। यानी कंपनी जो शेयर निकालती है उसको ये क्या करती हैं, खरीद लेती हैं, और खरीद करके ये उस पैसे को विनियोग करके ये मदद करती हैं। तो इस तरह से इसके उपरांत कई बार ये जमानत भी देती हैं। कंपनियों को कहीं जरूरत पड़ती है किसी कंपनी के लिए तो ये जमानत देकर भी उनकी मदद करती हैं। तो इस तरह से इन कंपनियों का मुख्य कार्य है कि अंश को खरीद करके और वित्त का प्रदान करना, यानी पैसे उनको जो है पैसे की व्यवस्था पूरी करना, ये इन कंपनियों का या इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है, कार्य होता है। दूसरा कार्य है ऋण दे करके वित्त प्रदान करना। अब वित्तीय संस्थाएं जो हैं, जैसे हमने देखा ऊपर, तो धंधकीय इकाइयों को दीर्घकालीन गारंटी स्वीकार करके ऋण प्रदान करती हैं। इसके उपरांत कई बार विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यकता हो तो धंधकीय संपत्तियों के अलावा व्यक्तिगत संपत्तियों की भी जामीन ली जाती है। अगर मालिक चाहे तो धंधा की संपत्ति को गिरवी तो रखता ही है, और अगर चाहे तो जमानत के तौर पर अपनी निजी संपत्ति भी जमानत के रूप में रख सकता है, दे सकता है, तो भी बैंक उसको या ये जो वित्तीय संस्थाएं उसको ऋण दे सकती हैं। तो ऋण दे करके वित्त प्रदान करना। तीसरा है तकनीकी सेवा में प्रत्यक्ष भुगतान में सहायक। अब यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी है, बड़े स्तर के काम उसका है, तो उसको टेक्नोलॉजिकल जो है सर्विस मिलनी चाहिए। तो ये तकनीकी सेवाएं महंगी होती हैं, तो धंधा की इकाइयों को कई बार तकनीकी और निष्णातों की सेवा प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में कंपनी सेवा उपलब्ध कराती है और इससे संबंधित तकनीकी कंपनी को मतलब मुहैया कराती है। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं खुद जो है बैंक को मतलब कंपनी को जिनको ज़रूरत है उनको तकनीकी सेवा प्रदान कराएंगी और उसके लिए प्रत्यक्ष भुगतान यानी खुद करेंगी। तो यानी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस तकनीकी खर्च का भुगतान करके और इकाइयों की मदद किया, तो ये भी इनका कार्य के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर आता है जमानती सेवा प्रदान करना। अब धंधा की इकाइयों की जमानत बन करके अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा विश्वास दिलाते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से कंपनियों को वित्त प्रदान करने में मददगार होते हैं। जैसे मान लो कोई इकाई है, उसको 10 लाख करोड़ चाहिए। अब 10 लाख करोड़ के लिए वो एक्सिस बैंक में जाती है कि मुझे 10 लाख करोड़ चाहिए। एक्सिस बैंक कहती है कि मुझे कोई गारंटर दो जो तुम्हारी गारंटी ले सके। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इकाई है या धंधा की इकाई है वह इन संस्थाओं के पास जाएगी। अब जैसे मान लो उसके लिए ICICI है, वो तैयार हो जाती है कि चलो मैं आपकी गारंटी हम लोग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ICICI जो है ये अगर एक्सिस बैंक को गारंटी देती है कि भाई इनको आप ऋण दो और नहीं चुकाएंगे तो हम इसके जिम्मेदार होंगे या इसकी जवाबदारी हमारी होगी, तो ऐसी परिस्थिति में जमानत के रूप में जो है ये संस्था उसको मदद कर सकती है और इस वजह से एक्सिस बैंक उसको लोन दे सकती है। तो इस तरह जमानती सेवा प्रदान करना ये भी इनके कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ अन्य सेवाएं हैं, जैसे कि वित्तीय संस्थाएं कंपनी की स्थापना में सहायक, बाजार में संशोधन में संबंधित सहायक, विदेशी बाजारों की जानकारी प्रदान करना, तो ये सब सेवाएं भी ये वित्तीय संस्थाएं देती हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपने 5 कार्य देखे: अंश खरीद कर मदद करना, ऋण देकर मदद करना, तकनीकी सेवा का भुगतान करके मदद करना, जमानती सेवा दे करके या प्रदान करके मदद करना, और अन्य सेवाएं जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अन्य सेवाओं के अंतर्गत जैसे स्थापना में सहायक, बाजार संशोधन में, विदेशी बाजारों में की जानकारी मुहैया कराना। तो इन सब सेवाओं के द्वारा बैंक ये कार्य करते हैं, जो संस्थाएं हैं ये वित्तीय संस्थाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्यापारिक बैंक। तो इसको हमने प्रकरण 3 में हम पढ़ चुके हैं बैंकों के बारे में। तो व्यापारिक बैंक वही फिर से रिपीट हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। अपने जैसे जानते हैं कि जो व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंकें हैं ये अल्पकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करती हैं, और इस तरह इनका अल्पकालीन पूंजी प्रदान करने में इन बैंकों का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। धंधा के लिए देश के व्यापारी और उद्योगपति अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए कुछ अंश तक व्यापारिक बैंकों पर आधार रखते हैं।
यानी वो व्यापारिक बैंकों के सहारे रहते हैं कि उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता यहाँ से पूरी हो जाती है। अब सार्वजनिक जनता के पास से हमने आगे बढ़ चुके हैं हम लोग कि सार्वजनिक जनता के पास से व्यापारी बैंक जो बचत स्वीकारती है वह इन रकमों को जो है किसको देती है, धंधा की इकाई, जरूरतमंद धंधा की इकाई को ऋण के रूप में देती है। और ऐसे मुख्य 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। पहला है ऋण के प्रकार में, दूसरा है नगद साख के रूप में और तीसरा है ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो 3 तरह से स्वीकारी गई बचत को बैंकें प्रदान करती हैं और उसमें क्रम से देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है ऋण या लोन। तो अब लोन के रूप में व्यापारिक बैंक जो है वो धंधकीय संस्थाओं को ऋण द्वारा रकम प्रदान करती है। जो व्यापारिक बैंक होती हैं वो धंधाकीय इकाइयों को या धंधाकीय संस्थाओं को ऋण द्वारा रकम प्रदान करती है। इसके लिए बैंक जो है आवश्यक नीति नियम का पालन करती है। जो उसके नीति नियम का है उसके आधार पर उसको लोन जो है ऋण देती है। इसके अलावा ऋण देते समय ऐसी बैंकें इकाइयों की रकम की कितनी आवश्यकता है उसकी जानकारी प्राप्त करती हैं और वह इकाई या वह धंधा समय से पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, उसकी शक्ति क्या है वापस करने की, उसकी जांच करते हैं। और पिछले वर्ष के जो इसके हिसाब हैं उस धंधे के, उसकी भी जांच करती हैं, उसकी लाभदायिता की जांच करती हैं और उसके बाद ऋण देती हैं। यानी कि ऋण देने के पहले बैंकें इकाइयों की आवश्यकता कितनी है पैसे की, इकाइयों की वापस करने की शक्ति कैसी है और उनकी पिछले वर्षों का हिसाब कैसा था उसको जांच करके फिर वो ऋण प्रदान करती हैं। इसके अलावा ऐसी बैंकें जिसको ऋण देती हैं उन इकाइयों की संपत्ति को गिरवी भी रखती हैं और गिरवी रख करके और बदले में संपत्ति देती हैं। और जब ऋण स्वीकार हो जाता है कि इनको इतना ऋण देना है तो उस ऋण पर निश्चित दर से ब्याज की रकम निश्चित होती है और वो ब्याज का भुगतान धंधे को करना पड़ता है बैंक के प्रति, निश्चित रकम जो भी निश्चित किया जाए वो। और उसके बाद रकम वापसी के लिए इनको विकल्प मिलता है कि वह निर्धारित किस्तों में रकम वापस करें थोड़ा थोड़ा करके या एक साथ रकम वापस करें। दोनों परिस्थिति में उनको विकल्प दिया जाता है वापस करने के लिए। अब अगला आता है नगद साख, कैश क्रेडिट। नगद साख के बारे में आपको बताना है कि कोई भी धंधा की इकाई है तो उस धंधा की या व्यवसायिक इकाई की को आवश्यकता के लिए उसको माल स्टॉक या उसकी निजी संपत्ति बराबर, तो माल स्टॉक और उसकी निजी संपत्ति को जमानत पर मंजूर करके या जमानत पर रख करके अगर बैंक उसको रकम मंजूर करे, रकम देना मंजूर करे तो उसे कहते हैं नगद साख या कैश क्रेडिट कहते हैं। यानी कि बैंक व्यापारियों अथवा उद्योगों को व्यावसायिक आवश्यकता के लिए माल स्टॉक अथवा निजी संपत्तियों की जमानत पर जो रकम मंजूर करती है उस रकम को कहा जाता है कैश क्रेडिट, जिसको हम सीसी कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि धंधा की इकाई जितने प्रमाण में और जितने समय के लिए इस रकम का उपयोग करे उतने प्रमाण में निश्चित दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। तो यहाँ भी ब्याज का भुगतान धंधा को बैंक के प्रति करना पड़ता है। और यहाँ पर खासियत यही बताना है कि बैंक जो है धंधे के माल स्टॉक और उसकी निजी संपत्ति या उसकी निजी संपत्ति को जमानत के रूप में रख करके और वो ऋण मंजूर करता है। तो ऐसे मंजूर की गई रकम को सीसी या कैश क्रेडिट कहा जाता है। अब आता है तीसरा अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष है ये, जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पढ़ चुके हो आप कि बैंक ओवरड्राफ्ट चालू खाते पर मिलता है। तो चालू खाते पर दिया जाने वाली एक सुविधा है। इसमें क्या होता है कि चालू खाते में जमा रकम से अधिक रकम, और वो भी कैसे, निश्चित मर्यादा में, जो मर्यादा बनाई गई हो, जो उसके नीति नियम हो, तो उस निश्चित मर्यादा में उनको रकम निकालने की सुविधा दी जाती है। यानी कि व्यापारी को उसकी जमा रकम से अधिक रकम निश्चित मर्यादा में रखकर निकालने की सुविधा दी जाती है और उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे मिलता है? तो व्यापारी की निजी साख या उसकी जमानत के आधार पर मिलता है। उसका निजी साख या निजी जमानत जो भी होगी उसके आधार पर बैंक उसे जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। और उसके बाद यहाँ आपको भी बताना है कि जितने समय के लिए इस रकम का उपयोग किया जाए व्यापारी के द्वारा उतने प्रमाण में निश्चित की गई दर के अनुसार ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। तो ये 3 जो है मुख्य स्वरूप आपको बताना है,
बैंक, व्यापारी बैंक के द्वारा दी जाने वाली ऋण में कौन कौन सा है? पहला है ऋण, दूसरा है नगद साख और तीसरा है बैंक अधिविकर्ष। अब आता है इसके बाद चौथा नंबर, चौथा क्रम है व्यापारी साख। व्यापारी साख को कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब व्यापारी साख के बारे में क्या समझे आप इसके अंदर, तो ये देखिए, तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि धंधा की इकाइयों को कच्चे माल की, धंधा की इकाइयों को कच्चे माल की, तैयार माल की अथवा अन्य साधन सामग्री की जरूरत होती है। कच्चा माल, तैयार माल अथवा अन्य साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वह उत्पादकों या व्यापारियों के पास से कुछ समय के लिए साख पर खरीदी कर लेती है। जैसे कच्चा माल खरीद लिया, तैयार माल खरीद लिया, कोई सामग्री खरीद लिया, तो उत्पादकों या व्यापारियों के पास से कुछ समय के लिए वो साख पर खरीदी कर लेती है। तो साख पर खरीदी यानी क्या हुआ? खरीदी कर लिया, पैसा भी पेमेंट नहीं करना है, बाद में भुगतान करना है। तो जितने समय के लिए उसने साख पर खरीद लिया उतने समय के लिए उसको क्या हो गया? पैसे की मदद मिल गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादकों या व्यापारियों के पास से अमुक समय पर साख पर जो रकम खरीदी जाए या जो वस्तु खरीदी जाए, कच्चा माल, तैयार माल या कोई साधन संपत्ति खरीदी जाए, तो वह कार्यशील पूंजी उसके लिए उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये जो उत्पादक और व्यापारी हैं वह इन इकाइयों को जो माल प्रदान करते हैं या साधन सामग्री प्रदान करते हैं, वह परोक्ष रूप से पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। यानी उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ समय के लिए माल दे करके उनकी परोक्ष रूप से पूंजी की आवश्यकता पूरी कर दिया। तो इस तरह से आपको ये बताना कि ये धंधा के लेनदार हैं। जो उत्पादक ऐसी व्यवस्था करते हैं वह धंधा के क्या कहे जाते हैं? लेनदार कहे जाते हैं। तो इस तरह से व्यापारी साख में आपको बताना है कि धंधा की इकाइयों को कच्चे माल के, तैयार माल के अथवा अन्य माल साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों या व्यापारियों के पास से अमुक समय के साख पर खरीद करके कार्यशील पूंजी उत्पन्न करते हैं। इस तरह धंधे के लेनदार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी प्रदान नहीं करते हैं, परंतु माल या सेवा साख द्वारा दे करके परोक्ष रूप से पूंजी की आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं। तो ये कंपनी के या धंधे के लेनदार इस तरह से पूंजी की सहायता मदद करते हैं। पांचवा नंबर और अंतिम पॉइंट है, वो है अंतर कंपनी बचत, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट। तो अंतर कंपनी बचत के बारे में समझिए इसके अंदर। तो यहाँ बता सकते हैं कि जब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता पूरा करने के लिए, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को उसकी पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए बचत स्वरूप में रकम प्रदान की जाए, बचत स्वरूप में रकम प्रदान की जाए, तो उसे कहते हैं अंतर कंपनी बचत कहते हैं उसको। तो आपको उसकी परिभाषा इस तरह देना है। और अब सामान्य रूप से शासक कंपनी जो होती है वह अपने गौण कंपनी को ऐसी सेवा प्रदान करती है, यानी जो मुख्य कंपनी होती है वह अपनी गौण कंपनी को ऐसी सुविधा प्रदान करती है। और कई बार क्या होता है कि एक ही समूह के द्वारा संचालित अलग अलग कंपनियां एक दूसरे को मदद करती है। जैसे टाटा फाइनेंस, टाटा कैपिटल, तो ऐसी अलग अलग कंपनियां, टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स कंपनी को मदद की जरूरत पड़ी, टाटा फाइनेंस ने उसको मदद कर दिया। तो इस तरह से एक ही समूह की कंपनी है सब और एक दूसरे को ये मदद करती हैं, तो अंतर कंपनी बचत उनको कहा जाता है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जितने समय के लिए कंपनियों को मदद की जाती है उतने समय का निश्चित दर पर ब्याज, यानी समय भी निश्चित है और ब्याज का दर भी निश्चित है, वो चुकाना या भुगतान करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इसका फायदा है कि इस प्रकार का ऋण सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो धंधा के अंदर लेन देन किस तरह से होता है, किस तरह से इनकी आवश्यकता को पूरी किया जाता है, उसको आपने देखा। अब लास्ट पॉइंट आप देखते हैं, लिखेंगे कि मालिकी स्वरूप की पूंजी और उधार स्वरूप की पूंजी में क्या अंतर है, उसको देखते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो मालिकी स्वरूप और उधार स्वरूप की पूंजी में अंतर, मुख्य अंतर है। पहला अर्थ के आधार पर देखिए, मालिकी स्वरूप की पूंजी बताएंगे कि अंशधारियों को या अंशधारियों द्वारा निवेश की गई पूंजी को मालिकी की पूंजी कहते हैं। यानी जो शेयर होल्डर होते हैं या जो शेयर खरीदने वाले होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा जो पूंजी मिलती है उसे कहते हैं मालिकी की या स्वरूप की पूंजी। उधार की पूंजी किसे कहेंगे? तो वित्त के अन्य प्राप्त स्थानों के पास से जो उधार ली गई पूंजी होती है या धंधे को जो निवेश किया जाए वो उधार पूंजी कही जाती है। यानी शेयर के अंदर जो
पैसा मिला, पूंजी के रूप में रकम प्राप्त हुई, वह मालिकी की पूंजी हो गई, और अन्य प्राप्ति स्थानों से जो रकम मिली वो उधार की पूंजी हो गई। प्राप्ति स्थान क्या बताएंगे? मालिकी के स्वरूप में सामान्य शेयर है, लाभ का पुनः विनियोग है, घिसाई फंड है तथा अनामत द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम अगर है तो वो मालिकी स्वरूप में गिनी जाएगी। और उधार स्वरूप में ऋण पत्र है, व्यापारी बैंक है, वित्तीय संस्थाएं हैं, इनके द्वारा प्राप्त की गई रकम इसके अंतर्गत आएंगी। फिर आता है तीसरा, प्रतिफल। मालिकी स्वरूप की पूंजी के प्रतिफल के रूप में लाभ अथवा लाभांश मिलता है, यानी डिविडेंड इनको चुकाया जाता है, डिविडेंड के रूप में इनको प्रतिफल दिया जाता है। जबकि उधार स्वरूप की पूंजी के प्रतिफल के रूप में इनको ब्याज चुकाया जाता है, जैसे आपने डिबेंचर का ब्याज देखा, लोन का ब्याज देखा वो। फिर उसके बाद है चौथा, प्रतिफल की दर। मालिकी के स्वरूप की पूंजी जो शेयर होते हैं उनका प्रतिफल का दर अनिश्चित होता है, कंपनी को जैसा लाभ होगा उसके आधार पर दिया जाता है वो, तो दर अनिश्चित होता है। जबकि उधार के स्वरूप की पूंजी का प्रतिफल निश्चित होता है, जितने दर से बोला गया हो उतना दर उनको चुकाना ही पड़ता है। और अंतिम है पूंजी वापसी। मालिकी पूंजी या मालिकी स्वरूप की पूंजी सबसे अंत में वापस की जाती है, प्रेफरेंस शेयर, और उसके सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर। जबकि उधार स्वरूप की पूंजी मालिकी स्वरूप की पूंजी से पहले वापस की जाती है, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के पहले इनका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस तरह से रकम होता है। 5 मुद्दे आपने देखे जो बताते हैं कि मालिकी स्वरूप पूंजी और उधार स्वरूप पूंजी में क्या अंतर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आपका ये चैप्टर भी पूरा होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देखेंगे। नमस्कार।